चैंपियन से ध्यान रखना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है दैट यूनेप गिव्स एवरी ईयर. इट इज द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर. ये क्या है? हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है. एंड दिस वाज गिवन इन 2018 टू किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, अभी बहुत न्यूज़ में है. कल आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम लॉन्च किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम. ठीक है, पता है आपको? नहीं पता है? कहाँ पे बना है ये? गुजरात में. कहाँ? अहमदाबाद. ठीक है, अहमदाबाद. और चैंपियंस ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर. ध्यान रखना ये. देन सीड से ध्यान रखना, द सीड अवार्ड्स. कौन से अवार्ड्स? द सीड अवार्ड्स. ये स्पेसिफिकली क्या है? जो इनोवेट करते हैं, राइट? जो इनोवेट करते हैं इन स्मॉल स्केल, स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उनको क्या किया जाता है? सीड फंडिंग दी जाती है. सीड से क्या मतलब होगा? सीड फंडिंग दी जाती है बाय यूनिट. ठीक है, दोज हु इनोवेट इन स्मॉल स्केल और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकालते हैं, दे आर गिवन व्हाट? सर्टेन फंडिंग. दे आर गिवन सर्टेन फंडिंग. तो चैंपियंस डू नॉट ईट व्हाट? सस्ता सीड्स. सस्ता से क्या रखोगे? सस्ता से ध्यान रखना सासाकावा अवार्ड्स. सासाकावा अवार्ड्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स. आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स. इफ यू हैव फॉलोड थोड़ा सा आसाम न्यूज, यू माइट नो अबाउट द फॉरेस्ट मैन जादव प्याओ. ये सुन लो, उनको क्या मिला हुआ है? यूनेप से रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है. ही हैज आल्सो गॉटन दिस अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड. उनको दिया गया, जादव प्याओ को. आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस for their contribution to protection of the environment. ठीक है, for their contribution to protection of the environment. ठीक है जी. There is one more initiative जिसमें UNEP is involved. It is called as the Faith for Earth Initiative. Faith for Earth Initiative. ये क्या है? The goal of the Faith for Earth Initiative is to strategically engage with faith-based organizations. मतलब literally, ठीक है? Faith-based organization, faith-based religious organizations. और उनको समझाया जाएगा कि देखो, रिलीजन के साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करो. Understood? So Faith for Earth initiative is mainly involving religious organizations to promote the protection of environment. भगवान के नाम पे एक पेड़ लगाओ. ठीक है? There is a village in Piplanthri. राजस्थान में एक गांव है, क्या नाम है उसका? Piplanthri. इसका एक initiative है which actually stood up. This initiative is that whenever a girl child is born, whenever a girl child is born, the family grows 100 trees. कितने trees? 100 trees. As the family nurtures the girl child, they also nurture the 100 trees. ठीक है? इसी की वजह से क्या हो रहा है? अरावलीज का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है. तो पिपलांथरी विलेज का एग्जांपल ध्यान रखना. देयर आर वेरी वेरी स्मॉल सच एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में कोट करने में बहुत हेल्प करेगा. देयर इज दिस पर्सन, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट द नेम ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज हीलिंग हिमालयाज. नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका उत्थान किया था, इसका मेंशन किया था, हीलिंग हिमालयाज. द नेम ऑफ द पर्सन आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, जाके देखना. इनका काम ये है कि दे ऑर्गेनाइज ट्रैक्स, एंड वो ट्रैक्स जो होता है खाली ट्रैक्स नहीं होते, दे आर बेसिकली क्लीनिंग ट्रैक्स. हिमाचल के बहुत सारे रूट्स में क्लीनिंग ट्रैक्स करते हैं ये, जहाँ पे दे टेक अप गार्बेज बैग्स एंड जितने भी कचरा है उस सबको उठा के लेके आता है. ठीक है? दे हैव अ मीनिंग टू द ट्रैक. ऐसे ही नहीं होता. तो आई जाके लिख करके आया था लेटर वहाँ पे. हाँ, तो कभी भी लेटर मत करो, कहीं पे भी जा रहे हो, कोशिश यही करो कि उसको आप डस्टबिन में डालो. ठीक?
ऑलराइट, बहुत बढ़िया, तो यूनिट हो गया हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, इट्स द WM। WM सुना है WM के बारे में? क्या है फुल फॉर्म? इट्स द वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Write down, the WMO is an international organization. International organization है with a membership of 193 member countries. Membership कितना है? 193 countries का। WMO or the World Meteorological Organization, it's an international organization recognized by the UN, and how many members? 193 members. ठीक है? It is a specialized agency. It is a specialized agency specifically dealing with weather and climate, as well as hydrology, as well as geophysical sciences. तो ये बता, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? बोलो। ज्ञानजीत सर, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट वेदर शॉर्ट टाइम के लिए, क्लाइमेट लॉन्ग। वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना। जब हम वेदर को कैलकुलेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स, तब जाके क्या बनता है? क्लाइमेट बनता है। ठीक है, इट्स अ बेसिक डिफरेंस जो क्लास 3, 4, 5, 6 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ध्यान रखना ही। वेदर एंड क्लाइमेट जो है, इसके बीच में ये डिफरेंस है, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका? जेनीवा। कहाँ है जेनीवा? ये तो पता रहेगा। ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। द रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, दैट इज कॉल्ड एज द हाई माउंटेन समिट। हाई माउंटेन समिट is one of the report. Next important report है, लिखो, statement, WMA statement on the state of global climate. On the state of global climate. These are in 2019. On the state of global climate in 2019. ये रिपोर्ट भी किसका है? WMO का है। हाई माउंटेन समिट एंड WMO स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019। ठीक है जी। रिमेंबर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कीलिंग कर्व। इस टर्म के बारे में ध्यान रखना, कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व इज नथिंग बट इट इज द amount of carbon dioxide in the Earth's atmosphere. कोई भरोसा नहीं है, since carbon dioxide is in news climate change की वजह से, तो कीलिंग कर्व भी पूछा जा सकता है। It is the amount of क्या चीज? Carbon dioxide in the Earth's atmosphere based on continuous measurements. और ये क्या होता है? ये कर्व कैसे बनता है? कंटिन्यूस क्या हो जाता है? इसका मेजरमेंट्स होता रहता है, तो एक ग्राफ बन जाता है पूरा, और उस ग्राफ की वजह से जो कर्व आता है उसको बोलते हैं कीलिंग कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, इट इज द IPCC। द IPCC द IPCC फुल फॉर्म पता ही है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
IPCC was actually formed as a, what do you say, collaboration between WMO and UNEP in the year 1988. IPCC was formed as a collaboration between WMO and UNEP in the year 1988. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, एक स्टेटमेंट तो बनेगा ही. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखो इसका. इट इज अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी. यूनाइटेड नेशंस बॉडी, इनका मेन काम क्या है? assessing science related to climate change. इनका मेन काम क्या है? असेसमेंट करना, साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. दे कम आउट विद रिपोर्ट्स. ये क्या करते हैं? रिपोर्ट्स निकालते हैं. एंड दोज रिपोर्ट्स आर एक्चुअली यू विल हैव टू कोट इट इन योर एग्जामिनेशन. IPCC reports are having huge value. Okay. India is a member, ध्यान रखना, India is a member of IPCC. कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोल सकते हैं. WMO का तो है ही, ठीक है ना, IPCC का भी है. Okay. And IPCC has till now published 5 assessment reports. कितने assessment reports निकाल दिए हैं? 5 reports. And the 6th one is about to publish. 6th कब होने वाला है? 2021-2022. ठीक है. तो ऐसे स्टेटमेंट कभी कभी यूपीएससी प्लेस विद द नंबर्स. ठीक है. तो ध्यान रखना, अभी तक कितने असेसमेंट रिपोर्ट्स आए हैं? ओनली 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स. 6th अभी तक आना बाकी है. ठीक है. It received the Nobel Peace Prize in 2007. Nobel Peace Prize मिला है इसको कब? 2007 में. They also come out with special reports. Special reports. अभी special reports जो हैं, two of them are, the one is on, अभी जो recent आया है, it's climate change and land. Climate change and land 2019 में आया था, and ocean and cryosphere. Ocean and cryosphere in a changing climate. In a changing climate. Ocean and cryosphere. CRYOSHSPHERE. ठीक है. In a changing climate, ये भी 2019 में रिलीज हुआ था. This was the first time IPCC was involved in forming a report including land. पहली बार land के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला. नहीं तो most of the times they come out with ocean, the cryosphere, CO2 emissions and so on. ठीक है. This was the first time they have come out with a report with land as a major focus area. All right. एक और टर्म ध्यान रखना, Arctic amplification. Arctic amplification. This was mentioned in one of their reports. इसका मतलब है कि आर्कटिक एरियाज में या फिर आर्कटिक सर्कल में the temperatures are what? Rising extremely, extensively. ठीक है. They are rising very fast. The temperatures are rising very fast in the Arctic areas. They have more than doubled. कितना हो गया है? More than doubled. Arctic amplification. एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझो. ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? ये क्या है? अच्छा, ये क्या है अपना? ये क्या है? एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर. सन का जो इनकमिंग रेडिएशन होता है, वो क्या होता है? शॉर्ट वेव होता है. हमेशा ध्यान रखना, सन का जो इनकमिंग रेडिएशन होता है वो क्या होता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है. एंड इट इज फुल ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी ज्यादा होती है. क्लियर है? एंड इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये पेनिट्रेट कर जाता है. लेकिन अर्थ जो है, जब इट गेट्स हीटेड अप, व्हेन द अर्थ गेट्स हीटेड अप, तो ऑब्वियसली ये भी एक सोर्स बन जाएगा सन की तरह. ये सुन लो. देन इसका भी कुछ ना कुछ एमिशन होगा, एंड दैट विल बी अ लॉन्ग वेव रेडिएशन. ऑलवेज ध्यान रखना, इट विल बी अ लॉन्ग वेव रेडिएशन.
जनरली अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल्स कम होगा, if the levels of CO2 are less, then the long wave radiation will leave the Earth's atmosphere generally in the normal situations. But when CO2 emissions, when CO2 जो है वो यहाँ पे concentrate हो जाए तो उसके वजह से क्या होगा, इनकमिंग तो हो जाएगी बट आउटगोइंग नहीं होगी। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आ जाएगा। समझ में आया? रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा? अर्थ पे आ जाएगा। अब यू टेल मी, एक प्रेशर कुकर में अगर आप वो प्रेशर रिलीज ना करो या फिर किसी को आप हीट दे रहे हो लेकिन आप उसको ठंडे पानी में ना रखो तो क्या होगा? धीरे 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 द टेम्परेचर विल कीप ऑन राइजिंग, राइट? एक तो जो अर्थ का रेडिएशन था वो तो आ ही आया है और न्यू इनकमिंग रेडिएशन सन का आ ही रहा है। तो होगा क्या? रेडिएशन का क्या होगा? एक जगह पे एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। जब एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा? द टेम्परेचर्स विल राइज। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वेयर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन reaches the earth's surface but the terrestrial long wave radiation cannot escape the earth's atmosphere and it comes back and then heats up the atmosphere or the earth, called as what? Global warming. किस लिए हो रहा है ये? Because of the greenhouse gas, specifically carbon dioxide. किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, because everything is linked. सपोज करो दिस इज एंटार्क्टिका। ये क्या है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जो आइस होता है वो जनरली किस कलर का होता है? आइस वाइट कलर का होता है, राइट? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है एल्बिडो का। कॉन्सेप्ट क्या है? एल्बिडो का। मैं 3 आदमी पकड़ता हूं। एक आदमी ने सपोज करो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? ब्लैक टी शर्ट। एक आदमी ने डीप ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी ने वाइट टी शर्ट पहना हुआ है। आप लोग मुझे बताओ, जब इट्स अ वेरी हॉट समर डे, किसको सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी? ब्लैक वाले। क्यों लगेगी? ये तो पता है कि ब्लैक वाले को लगेगी, बट क्यों लगेगी? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन। ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को। जितना डीपर द कलर विल बी, द मोर रेडिएशंस इट विल एब्जॉर्ब। ठीक है? जो लाइटर द कलर विल बी, द लेसर विल बी द एब्जॉर्प्शन एंड मोर विल बी द रिफ्लेक्शन। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं समर्स में लाइट कलर पहनना चाहिए। क्यों? ताकि जो भी रेडिएशन है वो क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए एंड यू डू नॉट फील हॉट। वेयर एज विंटर्स में डार्कर कलर पहनना चाहिए ताकि यू डोंट फील कोल्ड। अंडरस्टूड? ओके। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एल्बिडो। मतलब जो ये रिफ्लेक्टिविटी, ये जो रिफ्लेक्शन करने का जो फिनोमेना है ना, उसको क्या बोलते हैं? एल्बिडो। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन दी कलर। समझ में आया? जनरली हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज है या फिर जो वहाँ पे डीप ग्रीन कलर होता है, वहाँ पे क्या होगा? रेडिएशन विल कम इन एंड इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। ये सुन लो, गुवाहाटी इज अ ट्रॉपिकल सिटी, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है आसपास। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द समर्स। क्यों होती है? बिकॉज आसपास का जो वेजिटेशन है इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन, द इनकमिंग रेडिएशन, एंड वो वापस नहीं भेज पाता है। वेयरएज एज यू गो टू एंटार्क्टिका, द कलर ऑफ द आइस इज व्हाट? मोस्टली व्हाइट। तो क्या होता है? यहाँ पे जैसे ही सन का रेस पड़ेगा इट विल बी रिफ्लेक्टेड। ये सुन लो, व्हाइट कलर है तो इट विल रिफ्लेक्ट, लाइटर कलर है। बट कभी कभी क्या होता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स कॉल्ड एज एरोसोल्स। क्या बोलते हैं? एरोसोल्स। और पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ब्लैक ब्लैक से, जो दिखते नहीं है नेकेड आई को, ये बहुत छोटे होते हैं। व्हेन दे डिपॉजिट ऑन द आइस, क्या होगा? द कलर ऑफ द आइस विल बिकम डार्कर। यस और नो? When the color of the ice will become darker, तो क्या होगा? Incoming solar radiation won't be able to reflect back. If the incoming solar radiation is not able to reflect back, तो क्या होगा? The temperature of the ice, the surface will what? It will rise. When the temperature of the surface rises, what will happen? The ice will melt. Yes or no? It will melt.
When the ice will melt, ice के नीचे क्या है? Rock surface है? Yes or no? Rock surface है. If the top layer of the ice has melted, तो नीचे क्या रह गया? Rock surface रह गया, which is more darker in color. Yes or no? It is darker in color. अब ये darker रहेगा तो क्या होगा? Again, the radiation will be absorbed and the temperature will go on rising. This phenomena fuels the global warming जो exactly हो रहा है. This is actually called as a negative feedback. Negative feedback, I think positive feedback है. मतलब जो चीज हो रही है उसको और ज्यादा पुश कर रहा है. ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको क्या कर रही है? और पुश कर रहा है. ठीक है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ पॉजिटिव फीडबैक. तो जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती रहेगी उतना ही ज्यादा और अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा? फ्यूल करेगा ग्लोबल वार्मिंग. समझ में आया? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये GHG जो एमिशंस है, स्पेसिफिकली द ग्रीन हाउस गैसेस, इनको क्या करना है? कम करना है. एंड दूसरा, ये जो एरोसोल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर है, इसको भी क्या करना है? कम करना है. अलॉन्ग विद दैट, ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो ओजोन होल को बड़ा करते जा रहे हैं, इसको भी क्या करना है? कम करना है. बिकॉज अगर हमने ये सब तो कम कर दिया बट ओजोन होल खाली रह गया तो क्या होगा? यूवी रेडिएशन क्या होगा? इट विल कम and hit the earth surface and it will heat up the surface and global warming will again happen. Understood the concept of albedo? Understood the concept of global warming? Understood the concept of radiation? ठीक है? Now you guys tell me, अगर radiation increase हुआ और temperature increase हुआ तो क्या होगा? The glaciers will melt. Yes or no? The glaciers will melt. चाहे वो land पे हो चाहे वो sea में हो, है ना? When the glaciers will melt, what will happen? या तो rivers का जो flow है वो बढ़ जाएगा या फिर ocean में fresh water जो है वो बढ़ जाएगा. Yes or no? When that happens, what will happen? It will lead to sea level rise. Sea level rise. And जब sea level rise होगा तो क्या होगा? जो भी island nations हैं या फिर coastal areas हैं, they will drown in the high reaches of water. They will drown in the high reaches of water. So this is the dilemma that the world nations have. कि अगर उन्होंने CO2 के emissions को control नहीं किया तो temperatures increase होंगे, fresh water inflow बढ़ेगा, sea level rise होगा और जितने भी important cities हैं वो सब क्या हो जाएंगे? Drown हो जाएंगे. Because if you know, most of the world cities या important cities are actually on the coast. आप चाइना देख लो, आप इंडिया देख लो, मुंबई, चेन्नई, yes or no? कोलकाता, उसके बाद आप USA देख लो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन and all the important cities. Yes or no? South America देख लो, Africa देख लो. Most of the important cities are on the coastal areas. This is the dilemma that we are facing. कि अगर sea level rise हो गया और हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम पे extreme events, हमेशा ध्यान रखना, always mention whenever you are writing an answer कि global warming से क्या होगा? Global warming से the frequency. ठीक है. The next organization is IUCN. IUCN का full form क्या है? Anyone? International Union for Conservation of Nature. ठीक है? International Union for the Conservation of Nature. That is the full form of IUCN. IUCN is an international organization, obviously. But ध्यान रखना, this is not a UN organization. It is more of a NGO. It is one of the oldest environmental NGO. It is one of the oldest environmental NGO. ठीक है? It was established in the year 1948. 1948 में established हुआ था. And it comes out with the red list of threatened species. Threatened species. ठीक है? Red list of threatened species. IUCN के headquarters कहाँ पे है? The headquarters of IUCN is in Gland, that is in Switzerland. Switzerland. ठीक है? कभी रिटायरमेंट होके कहीं सेटल होने का मन करे तो you know the place. सारे headquarters यहीं पे मिलेंगे आपको, mostly organizations के. Headquarters कहाँ पे है? Gland, Switzerland. Okay. IUCN also comes out with reports. One of the important reports जो इस साल आया है, that is ocean deoxygenation. Ocean deoxygenation, everyone's
everyone's problem. This report was published by IUCN. Ocean deoxygenation, everyone's problem. अब ये ocean deoxygenation का मतलब क्या हुआ? मतलब the oxygen levels in the oceanic waters is drastically what? Reducing. जब oxygen level reduce होता है ना, तो मतलब वहाँ पे जो रहने वाले marine animals हैं, marine species हैं, they become, the conditions become very unfavorable for their survival. And क्या होगा? The marine species will die. Obviously they will die, right? तो ये जो ocean deoxygenation है, the scientists are actually they're analyzing and they have found patches. They have found what? Patches of areas in the Indian Ocean, in the Atlantic Ocean, in the Pacific Ocean, where the oxygen levels are very, very low. O2 levels are what? Very, very low. And it is because of this, in those areas, marine animals and species are not found in large quantities. Okay? Marine animals and species are not found in large quantities. They have also found out that Bay of Bengal, maybe there are certain deoxygenation zones. Bay of Bengal, India का जो है, वहाँ पे भी क्या मिला इनको? Deoxygenation zones. ठीक है जी? Okay. Other examples of deoxygenation zones are Baltic Sea and Black Sea. Baltic Sea and Black Sea. If you can recall, Caspian Sea के surrounding मैंने countries बताई थी. They were, code क्या था? तारीख. T for Turkmenistan, A for R for I for Iran, and K for Kazakhstan. Now write down the code for remembering the countries around these two seas. Baltic Sea के लिए ध्यान रखना. The code is Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. भेज दिया हमने. Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland कब? World War II. Ruhr, Germany, Cell, Poland and Finland. These are the countries surrounding Baltic Sea. कौन से हैं ये? RU से क्या हो जाएगा? रशिया. DE से क्या हो जाएगा? डेनमार्क. जर्मनी तो जर्मनी है ही.